साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 25 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना अर्थात PLI के संबंध में अधिसूचना जारी की है। तो इसके बारे में देखें तो इस योजना का जो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना है भारी उद्योग मंत्रालय की, इसका उद्देश्य 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए देश की विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत परिमाण के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन सकता है। यह जो योजना है PLI योजना, इसके तहत दो घटक हैं। पहला, चैंपियन मूल उपकरण निर्माता प्रोत्साहन योजना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या OEM प्रोत्साहन योजना। यह बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर लागू होगी। तो ध्यान रखिएगा, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर। दूसरा है कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना। यह योजना सभी वाहनों के पूर्व अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों, दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और सैन्य उपयोग के लिए प्रयुक्त वाहनों सहित ट्रैक्टरों के समूह पर भी लागू है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को देय प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण 2 या इसे शॉर्ट में हम लोग FAME 2 योजना के नाम से जानते हैं, इसके लिए या इसके तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त या उससे स्वतंत्र होगा। यह मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साथ नई गैर ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों, वर्तमान में जो ऑटोमोबाइल व्यवसाय में नहीं है, उनके लिए भी यह उपलब्ध होगा। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन या PLI योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी तथा पात्रता मानदंड हेतु आधार वर्ष जो है 2019-20 होगा। इसका महत्व क्या है? इस योजना से 42,500 करोड़ रुपए के नए निवेश, 2.3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन में वृद्धि तथा 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के रूप में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अब थोड़ा सा हम लोग PLI योजना के बारे में बात करते हैं, क्या होती क्या है। तो इसके अंतर्गत ये जो PLI प्रोत्साहन से ये आपका प्रोत्साहन या उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है, इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के माध्यम से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अतिरिक्त यह स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना व विस्तार हेतु प्रोत्साहित करती है। आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका ने अपना मत व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य बैठक की पृष्ठभूमि में भारतीय विदेश सचिव ने सूचित किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति दृढ़ता से अनुभव करते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। UNSC की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है। इसमें कुल 5 स्थायी सदस्य, जिसे P5 कहते हैं, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये शामिल होते हैं, कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। दीर्घावधि से इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधारों की मांग की जाती रही है, क्योंकि वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उपरांत से वैश्विक व्यवस्था में व्यापक बदलाव हो चुके हैं। इस समूह में असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व है तथा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र निकाय वैधता तथा विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रहा है। भारत UNSC में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने की अपेक्षा कर रहा है। यह भारत को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में व्यापक शक्ति एवं प्रभाव प्रदान करेगा। साथ ही यह देश के कुछ प्रमुख हितों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगा। भारत, जापान, जर्मनी तथा ब्राजील ने स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की मांगों का समर्थन करते हुए G4 भी निर्मित किया। G4 समूह, तो याद रखिए कि इसमें कौन कौन है? भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है। ज्ञातव्य है कि कॉफ़ी क्लब ने भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के जो ये G4 ग्रुप है, इसकी स्थायी सदस्यता की मांग का विरोध किया है। इस कॉफ़ी क्लब में
इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे कुल 13 देश शामिल हैं। यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार पर इसके प्रभाव में वृद्धि हुई है। साथ ही विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों पर शांति सेना भेजने में भारत अग्रणी रहा है। भारत बड़े अपूर्व दृष्टि धर्मों जैसे हिंदू और इस्लाम के साथ अन्यथा निम्न प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। भारत अधिकांशतः एक अस्थायी सदस्य, चक्रीय आधार पर देखें तो एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करता रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्यतया अस्थायी सदस्यता के लिए लगभग सभी सदस्य देशों का इसको समर्थन प्राप्त होता रहा है। आगे चलते हैं, अगला है एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई की बाढ़ के लिए शहरीकरण उत्तरदायी है एवं एकीकृत प्रणाली समय की आवश्यकता है। तो देखिए यह जो रिपोर्ट है वर्ष 2020 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के निर्देश पर गठित एक संयुक्त समिति द्वारा तमिलनाडु सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में शहरी बाढ़ जो कि चेन्नई में यहाँ पे चेन्नई के बारे में संदर्भ बात की जा रही है, तो रिपोर्ट में शहरी बाढ़ के पीछे मुख्य उत्तरदायी कारणों के रूप में अतिक्रमण, दोषपूर्ण जल निकासी, ये महत्वपूर्ण है, आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, अतिक्रमण, दोषपूर्ण जल निकासी व्यवस्था और जल के प्राकृतिक मार्ग में हस्तक्षेप को रेखांकित किया गया है। शहरी बाढ़ एक अधिवासित क्षेत्र में संपत्ति का जलमग्न होना है। यह विशेष रूप से सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है जो जल निकासी प्रणालियों की क्षमता को प्रभावित करती है। ग्रामीण बाढ़ के विपरीत शहरी बाढ़ तीव्र प्रवाह अवधि के कारण अत्यधिक शीघ्रता से आती है। चूँकि शहरी क्षेत्र सघन आबादी वाले होते हैं इसलिए अधिक क्षतिकारक होते हैं। बाढ़ निवारण हेतु चेन्नई के लिए तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली, कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम, क्लोज कह सकते हैं, सी फ्लोज कह सकते हैं, चेन्नई को वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रणाली मौसम पूर्वानुमान मॉडल, जल विज्ञान संबंधी या हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, हाइड्रोलिक मॉडल और हाइड्रोडायनेमिक मॉडल से प्राप्त डेटा एवं निर्गतों को एकीकृत करेगी। संभावित निवारक उपाय की बात करें तो नवीन जलाशयों के निर्माण के साथ मौजूदा जल निकायों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, एक एकीकृत सड़क और सड़क के किनारे तीव्र वर्षा के जल की निकासी हेतु नेटवर्क, जल प्रवाह के दिशा परिवर्तन हेतु डाइवर्जन चैनल, चेक डैम का निर्माण इत्यादि जो है इसमें संभावित निवारक उपाय में शामिल है। इसके अतिरिक्त बाढ़कृत मैदानी क्षेत्र फ्लड प्लेन जोन FPZ पर पर्याप्त विधि निर्माण करना। आगे चलते हैं, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा USA द्वारा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से जानते हैं नेताओं की प्रथम व्यक्तिगत बैठक आयोजित की गई संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। क्वाड के बारे में बात करें तो यह एक अनौपचारिक समूह है, ध्यान रखिएगा यह औपचारिक नहीं बल्कि एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि इस समूह की संरचना, लक्ष्य और साथ ही निष्पादन योजनाएं अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि क्वाड देश संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग भी करते रहे हैं। भारत क्वाड को एक बहुपक्षीय समूह के रूप में देखता है जिसमें इन देशों की विशेषताओं और मूल्यों का एक साझा दृष्टिकोण समाहित है। सर्वविदित है कि यह एक गैर सैन्य गठबंधन है, ध्यान रखिएगा यह एक गैर सैन्य गठबंधन है। शिखर सम्मेलन के तहत क्वाड द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रमुख पहलों की घोषणा की गई। कौन कौन सी पहलें हैं? पहला, क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह की स्थापना करना। G7 जो देश है G7 की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की घोषणा के आधार पर यह समूह इस क्षेत्र में संचालित बुनियादी ढांचे से संबंधित पहलों को सुदृढ़ करने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञता, क्षमता एवं प्रभाव को संगठित करेगा। स्वच्छ हाइड्रोजन साझेदारी स्थापित करना। स्वच्छ हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के सभी तत्वों में लागत को कम करना और इसे सुदृढ़ करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन, प्रत्याशिता और तत्परता में वृद्धि करना। अर्धचालक तथा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल को आरंभ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अर्धचालकों व उनके महत्वपूर्ण घटकों के लिए क्षमता का विश्लेषण करना, सुभेद्यता की पहचान करना और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना है। सदस्यों के लिए या सदस्यों के मध्य उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए एक साझे दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई है। आगे बात कर लेते हैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क के प्रोत्साहन हेतु योजना अधिसूचित की गई है। औषध विभाग डिपार्टमेंट ऑफ
फार्मास्यूटिकल्स द्वारा अधिसूचित यह योजना आगामी वर्षों में चिकित्सा उपकरण उद्योग को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने हेतु समर्थन प्रदान करती है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं तक सरल पहुंच स्थापित करना। इससे चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में कमी आएगी, साथ ही इससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं वहनीयता में भी वृद्धि होगी। साथ ही संसाधनों के इष्टतम उपयोग और बृहद पैमाने की किफ़ायत के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना। इसके लिए जो फंड है, इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। इसमें चयनित मेडिकल डिवाइस पार्क को वित्तीय सहायता सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% होगी। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 100% होगी। इस परियोजना के तहत एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अधिकतम सहायता जो है वो 100 करोड़ रुपए तक ही सीमित होगी। योजना अवधि की बात करें तो यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगी, अर्थात 4 वर्षों तक। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का चयन, राजनीतिगत प्रोत्साहन, पार्क का कुल क्षेत्रफल, भूमि पट्टा दर, पार्क की कनेक्टिविटी, व्यवसाय करने की सुगमता आदि जैसे मानकों पर आधारित है। इस योजना के तहत मूल्यांकन के आधार पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 4 राज्य हैं, हिमाचल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में चीज़ें रही हैं। इससे पहला ड्रोन संचालन के लिए भारत के वायु क्षेत्र का मानचित्र जारी किया गया। देखिए, इसे नागर विमान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ड्रोन वायु क्षेत्र के मानचित्र को उदारीकृत ड्रोन नियम लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। इसमें 3 क्षेत्रों में चिन्हित हवाई क्षेत्रों का अन्योन्य क्रियात्मक मानचित्र शामिल है। पहला ग्रीन जोन है, दूसरा रेड जोन है और तीसरा येलो जोन है। 3 जोन है, याद रखें। ग्रीन जोन, इसमें 500 किलोग्राम तक के कुल वजन वाले ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा रेड जोन, यह नो ड्रोन जोन है। इसके भीतर केंद्र सरकार की अनुमति के उपरांत ही ड्रोन का संचालन किया जा सकता है। वहीं येलो जोन, यह एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट से ऊपर का वायु क्षेत्र है। येलो जोन में ड्रोन संचालन के लिए संबंधित हवाई यात्रा नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए, ग्रीन जोन में कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, रेड जोन में केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है और येलो जोन में संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे बात कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के वाह्य लेखा परीक्षक चयनित हुए हैं। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को आगामी 6 वर्षों की अवधि वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। यह चयन भारत के कैग की साख, व्यावसायिकता और अनुभव की वैश्विक स्वीकृति है। यह जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यह व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व की शांति और विकास के लिए परमाणु अर्थात एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट संगठन के रूप में ज्ञात है। IAEA परमाणु क्षेत्र के में सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यह परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। साथ ही इसके द्वारा प्रतिवर्ष परमाणु सुरक्षा समीक्षा, न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू का प्रकाशन किया जाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम्स समिट UNFSS के बारे में। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्रवाई दशक के हिस्से के रूप में विश्व के खाद्य उत्पादन और उपभोग के तरीकों को परिवर्तित करने के लिए साहसिक नई कार्रवाइयाँ आरंभ करना। यह शिखर सम्मेलन निम्नलिखित 6 एक्शन ट्रैक्स द्वारा निर्देशित है। कौन कौन से? पहला, सभी को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा, संधारणीय उपभोग, ये 5 ही हैं, ठीक है, 5 एक्शन ट्रैक्स के द्वारा। तो दूसरा, संधारणीय उपभोग प्रतिमानों की ओर बढ़ना। तीसरा, प्रकृति अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देना। चौथा है अग्रिम न्यायोचित आजीविका प्रदान करना। और 5वां है सुविधताओं, आघाती और दबाव के विरुद्ध प्रत्याशिता का निर्माण करना। 90 से अधिक सरकारों ने खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों और प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में, NSS के बारे में। तो देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह जो NSS है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, इस पुरस्कारों की स्थापना
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 में की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका आदर्श वाक्य स्वयं से पहले आप द्वारा छात्र युवाओं को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भागीदारी एक कुशल प्रशासक, एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता और मानव स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति के गुणों के विकास में मदद करती है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। आगे बात कर लेते हैं मीनाकारी के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मीनाकारी से अलंकृत शतरंज का सेट भेंट किया है। मीनाकारी के बारे में बात करें तो यह इनेमल के माध्यम से धातुओं और चीनी मिट्टी की सतहों पर चित्रकारी करने तथा उन्हें रंगने की प्रक्रिया है। इसमें आमतौर पर जटिल डिजाइन शामिल होते हैं। इसे व्यंजन परोसने वाले बर्तनों, डिब्बों, पुष्प पात्रों, ढांचों, प्रदर्शन आभूषणों और गहनों के लिए एक सजावटी विशेषज्ञता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे मुगलों द्वारा भारत में प्रचलित किया गया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 16वीं शताब्दी के मेवाड़ के राजा मान सिंह को जयपुर में मीनाकारी कला का संरक्षक माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला है सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को होती है। देखिए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उन्होंने राजनीतिक दर्शन एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। यह दर्शन प्रत्येक मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा के एक साथ एवं एकीकृत क्रमादेश का समर्थन करता है। 1940 के दशक में उन्होंने मासिक राष्ट्रधर्म, जो मासिक तौर पर प्रकाशित होती थी, राष्ट्रधर्म का प्रकाशन किया था। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन और एक दैनिक स्वदेश को भी आरंभ किया था। इनकी कृतियों की बात करें तो उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र चिंतन आदि की रचना की थी। अब कुछ स्थलों के बारे में बात करें तो सर्बिया के कोसोवो सर्बिया के बारे में। तो देखिए, ये आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सर्बिया है, ठीक है, मैसेडोनिया है, अर्मेनिया है और मोंटेनिग्रो है, ये देश हैं। और इसके बीच में यहाँ पे कोसोवा है, जिस पे सर्बिया का अधिकार है। हाल ही में भारत एवं सर्बिया ने कश्मीर और कोसोवो पर क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता पर एक दूसरे की स्थिति की पुष्टि की है। कोसोवो, जिसकी राजधानी प्रिस्टीना है, ये सर्बिया, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, इसका हिस्सा है, जो यूगोस्लाविया का उत्तराधिकारी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सह संस्थापक रहा है। कोसोवो यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। यह मैसेडोनिया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया से घिरा हुआ है। वर्ष 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से अपनी एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे बड़े पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों द्वारा केवल एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों की बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।